दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्यूशन जिसको हिंदी में कहा जाएगा त्रिघात समीकरण का हल। ठीक है, तो आप यहाँ जो एग्जाम्पल देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल हैं और हर एग्जाम्पल को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ये x का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा त्रिघात समीकरण में। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो, क्यूबिक इक्वेशन से संबंधित। ठीक है, आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ कॉपी पेन के साथ। ठीक है, कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। सिंपल से फंडा है, केवल वीडियो देखने से पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, लिखना भी पड़ेगा। यहाँ की नसें आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लिखिएगा तो सेट जल्दी होगा। चलिए खैर, जो भी बातें हों, यहाँ पर दोस्तों, हाँ, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें x का अधिकतम पावर कितना होता है? 2 होता है। मतलब x की जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के चर का जो अधिकतम पावर होता है 2, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कहना हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहां पर चर का अधिकतम घात 2 है। यह त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर x का अधिकतम घात कितना है? पावर कितना है? 3 है। ठीक है, जी समझ आई? दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि भाई इसका आप हल कीजिए यानी x का वैल्यू निकालिए, तो नहीं निकाल पाइएगा? निकाल लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो हालांकि मैं बहुत पहले अपलोड किया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का वीडियो। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बारीकी के साथ समझाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर बता ही देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर तो आज चर्चा करेंगे बारीकी के साथ। थोड़ा टाइम लेंगे और टाइम आप दीजिए भी, ताकि आप एक बार जब सीख लेंगे तो फिर वो ज्यादा दिन तक रह पाए, हमेशा के लिए रख पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मान के चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि यदि द्विघात समीकरण है, द्विघात, ठीक है, कौन सा? द्विघात यानी 2 घात वाला है, तो अधिकतम x का वैल्यू 2 ही निकलेगा। ठीक है, और अगर त्रिघात समीकरण है तो x का अधिकतम वैल्यू 3 निकलेगा। मतलब वैल्यू मतलब ये नहीं कि 3 4 5 जो वैल्यू नहीं, मतलब अधिकतम जो वैल्यू जो है ना, संख्या जो है ना, आपको 3 ही मिलेगा त्रिघात समीकरण के टर्म में। और द्विघात समीकरण के टर्म में आपको x का अलग अलग 2 ही वैल्यू मिलेगा। बस ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपके पास यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए विशेष रूप से 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला गुणनखंड विधि और दूसरा एक फार्मूला वाला है। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड विधि के द्वारा पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर गुणनखंड विधि के द्वारा आपको यहाँ पर हल करना है तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में ये जो पहला पद है और ये जो अंतिम पद है, ये दोनों को गुणा कर दीजिए। और हमेशा कोई भी समीकरण हो उसको आप ये जो घात जो है ना, घटते हुए क्रम में लिखे। जैसे यहाँ x का पावर 2 है, ठीक है, फिर यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ 10 है, मतलब यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में, तो ऐसे कंडीशन में ये चीज अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि 10 पहले रहेगा, माइनस यहाँ x स्क्वायर है, प्लस में 4x है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे गुना कर रहे हैं, नहीं, ये गलत। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में यहाँ पर ये जो x का पावर है वो होना चाहिए। चलिए खैर दोस्तों, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर को यदि आप -10 से गुना करते हैं तो -10x स्क्वायर आएगा। सिंपल से फंडा है। अब दोस्तों इसी यहाँ पर देखिए संख्या 10 है, इसको आप ऐसे करके गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, है कि नहीं? आपको 2 संख्या मिला, 2 और 5। ठीक है, क्यों मिला, क्यों हम ऐसा किए, यहाँ पर बताएंगे, चिंता नहीं करना है। यहाँ हमें गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये पहला पद यानी एक्स स्क्वायर और ये जो अंतिम पद जो -10 है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, कई लोग जो है ना समीकरण यानी कि इक्वेशन और एक बहुपद होता है पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। समीकरण का मतलब होता है उसमें बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, और जब ये बराबर का चिन्ह ना लगा रहे, केवल ये वाला चीज रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। इस चीज को समझिएगा। ओके, तो ये समीकरण है द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर करके 0 किया हुआ है या कोई भी संख्या लिखा हुआ है, वो अलग बातें हैं, लेकिन बराबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस शुरू वाला और अंत वाला ये दोनों चीजें एज इट इज उतरा हुआ है, हमें चेंजिंग करना है इसमें -3x में।
क्या चेंजिंग करना है भाई? इस तरह से चेंजिंग करना है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आवे और गुना करने पर इतना आवे। ये क्या माजरा है भाई? देखिए यहाँ पर आपको दो संख्या मिला है, इस संख्या को यहाँ पर गुणनखंड करने पर 5 और 2, इसी को आप अरेंज कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यदि आप 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा? या फिर 2 में से 5 घटाई तो -3 बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर हमको -3x लाना है, इसीलिए 2 में से -5 घटाएंगे तो तभी -3 आएगा ना। मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2x लेंगे, इसमें से क्या करेंगे 5x को घटा देंगे। ठीक है, मतलब कि दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पर क्या किए हैं, -3x को हम 2x - 5x के रूप में लिख दिए हैं, क्योंकि यहां पर जोड़ने घटाने पर -3x प्राप्त हो रहा है, और जब गुना कीजिएगा तो 2 बचे 10 और प्लस माइनस यहाँ माइनस x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है ना। गुना करने पर इतना आना चाहिए जो आप गुना करके यहाँ पर लाए हैं, साथ में जोड़ने घटाने पर इतना ही होना चाहिए। ठीक है, वो चेंजिंग नहीं करेगा ये चीज। ओके, इतना कर लिए दोस्तों, आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करना है, इसके बाद आपको पेयर लगा देना है। क्या करना है दोस्तों, पेयर लगाना है। तो पेयर चलिए ये वाला और ये वाला लगा दिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें भी x है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस में यहाँ पर बचेगा 2। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों -5x है और यहाँ -10 है। अगर -5 कॉमन ले लेंगे तो कोई गलती है क्या? नहीं ना। -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। ठीक है, क्योंकि यहाँ -5 लिए हैं तो यहाँ माइनस चला जाएगा, तभी नहीं यहाँ -5 को गुना हम +2 से करेंगे तो -10 होगा, यानी 5 दूना 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा गुना जब करेंगे तब। ठीक है, जब ऐसा आप काम करेंगे तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर में है अगर सेम आ रहा है तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं। अगर कहीं डिफरेंस आया तो समझिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। =0। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए x+2 है, यहाँ भी x+2 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे x+2 को ही कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे यहाँ से x+2 निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पर x बचा, यहाँ से भी x+2 निकल गया, क्या बचा -5 बचा। ठीक है, = क्या चीज 0 है कि नहीं। अब देखिए यहां पर जो है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, x+2 और x - 5 को जब गुना किया जा रहा है तो 0 मिल रहा है। और आपको पता है कि गुना करने पर 0 तभी मिलता है जब कोई ना कोई 0 हो। यहां पर या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों में से कोई भी 0 होगा तभी यहाँ पर 0 आएगा। अगर दोनों का मान 0, अगर दोनों में से किसी का मान अगर 0 ना रहे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होने वाला है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये x+2 को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। या तो ये वाला 0 के बराबर होगा या तो x - 5 जो है 0 के बराबर होगा। ओके, तो जब यहाँ पर x+2 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू कितना होगा -2 होगा, और जब x - 5 0 के बराबर होगा तो यहाँ x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर दो जो मूल है, जो रूट है, वो कितना आएगा दोस्तों, एक -2 है और एक 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि आप इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में इन मूलों को रखते हैं तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे कि यदि आप -2 रखेंगे यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। फिर यहाँ -2 रखेंगे तो 3 दूना प्लस में 6 होगा, तो 6 4 10 और -10 यानी 0 आया कि नहीं आया। इसी तरह से आप 5 को रखेंगे तो 5 5 25, 5 दिया हो जाएगा यहाँ पर 15, 25 में से 15, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 10 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब मूल का मतलब वही होता है, शून्य का मतलब वही होता है कि जब उसमें रखेंगे तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। तो ये हुआ द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। एक सिंपल से फॉर्मूला भी इसका। ठीक है, इसी में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमको समझाना अच्छा ढंग से है। ठीक है, आपको कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं बारीकी समझा रहा हूँ। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि एक फार्मूला है। क्या फार्मूला पता है, x = है -b प्लस माइनस रूट अंडर है b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पर abc क्या है, abc यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण का जो यहाँ पर ये जो पद है ना, उनके गुणांक हैं। मतलब कि यदि यहाँ पर x² -3x - 10 = 0 ये द्विघात समीकरण है मेरा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर x² है। ठीक है, यानी 1 को गुना अगर x² करेंगे वही आएगा -3x अब -10 = 0। अब यहाँ पर ये जो 1 है ना, एक्चुअली ये a है, यहाँ जो -3 है ना, एक्चुअली ये b है, ये जो -10 है ना, ये एक्चुअली c है। तो यहाँ a b c की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो फिर आपको यही वाला चीज प्राप्त होगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ।
आप यहाँ पर रख करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लुक्का चोरी वाला थोड़ी ना चीज है कोई, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी। अब भाई b की जगह पर कितना -3 है, और यहाँ माइनस भी पहले से, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3 प्लस माइनस है और रूट अंडर बी स्क्वायर। बी की जगह पर कितना -3 है, तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac, 4 और 1 की जगह पर दोस्तों कितना है, 1 की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 करेंगे। सी की जगह पर देखिए यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ माइनस भी लगा हुआ है तो -10 भी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ डिवाइडेड बाय 2a है, यानी 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1 है। बस इतना ही आपको तो काम है करना है भाई, और क्या करना है। इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ -4 और यहाँ -10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 10 चौके हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है, 10 चौके 40 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा, तो डायरेक्ट हम 7 लिख देते हैं ना, क्या उतना ही करें, 7 डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है पता है, एक है 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 है, और एक क्या है 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 है। बात समझ आई। अब यहाँ 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर एक वैल्यू क्या है, 3 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो यहाँ पर भी देखिए x का दो अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, 5 और -2। तो ये दूसरा तरीका है फार्मूला वाला, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूला के द्वारा ही सुविधाजनक होगा, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं गुणनखंड विधि से ही हम निकालेंगे, ये भी आसान ही है, तो इसे भी आप नहीं कर सकते। तो ये दो तरीका विशेष रूप से है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हुआ, उसका शून्यक ज्ञात करने का तरीका हुआ। लेकिन अब हमें दोस्तों जानना है कि भाई ये क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ देखिए चूंकि ये द्विघात समीकरण था, x का अधिकतम पावर 2 था, इसीलिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना 2 ही मिलेगा अधिकतम, ठीक है। या कभी कभी बराबर हो जाएंगे, आपको एक ही प्राप्त होगा। बातें समझ, कभी कभी बराबर भी आपको मिल सकते हैं, तो वो तो एक ही हो गया कुल मिला करके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर त्रिघात समीकरण में आपको 3 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, मिटा दें, कोई दिक्कत है, अगर नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साइड हो जाते हैं हम, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों इस चीज को मिटाते हैं, चूंकि मेरा आज का ये टॉपिक नहीं था लेकिन संबंधित था तो हम बता देना ही उचित समझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब दोस्तों आते हैं क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर, यानी त्रिघात समीकरण के ऊपर। ये भी मजेदार है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आपको देखना है कुछ संख्याएं, छोटी संख्याएं, उसको रख करके देखना है कि वो 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं। कम से कम इतना से तो जांच कर ही सकते हैं, ठीक है। +-1 कहने का मतलब यहाँ पर दो संख्या हो गया, एक +1 हुआ, एक -1 हुआ। +-2 कहने का मतलब +2 हुआ, एक -2 हुआ, दो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ 6 संख्याएं हैं। चलिए खैर दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू आप 1 रख करके देखिए। यदि आप x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ x का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर भाई 1 ही होगा। अरे भाई यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो भाई x की जगह पर 1, तो यहाँ क्यूब यही होगा, 1 ही होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर ही देते हैं, प्लस में 3x स्क्वायर है, x की जगह पर 1 रखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x की जगह पर 1 रखे हैं, माइनस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x का पावर अगर 3 है तो 1 ही होगा, प्लस में अब यहाँ 3 इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर का मतलब 1, ठीक है, 1 को गुना 3 से करेंगे 3 होगा, -1 और यहाँ -3 इज इक्वल टू 0। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 0 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक गुणनखंड जो है, एक गुणनखंड x - 1 इसका है। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, समझाते हैं। चिंता नहीं करना है, ठीक है, डरना नहीं है, मैथ कोई बड़ा चीज नहीं है भाई। और जो चीज मैं समझाने के लिए आपसे ज्यादा समय लेता हूं, वो चीज मैं चाहूंगा तो 1 मिनट 2 मिनट में भी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि हमको सबको देखना है तो भाई थोड़ा सा टाइम तो लूंगा।
यदि आप जानते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। या फिर आप हर कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है वैसा कंसेप्ट जो नहीं जानते होंगे, ठीक है, आपको समझ में ना आता हो, और अगर आप लेक्चर को उसी ढंग से देखते हैं ना, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लेक्चर आपको देखना चाहिए। चलिए खैर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 1 रखें तो 0 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x माइनस 1 जो है एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। मतलब इस 1 को, जैसे x बराबर 1 है, ठीक है, तो 1 को इधर ले आए तो -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो x माइनस 1 है ना, ये इसका एक गुणनखंड है। जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर ये 24 है, 24 का 2 गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि 24 को जो है 2 पूरा पूरी डिवाइड कर देता है। तो उसी तरह से x माइनस 1 जो है इसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा, ठीक है। यहां पर कुछ तरीके हैं, तरीकों के माध्यम से चलेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर देखिए एक्स क्यूब है, प्लस में 3x² है, माइनस एक्स है, माइनस में 3 है। यहां पर जो इसके कोएफिशिएंट हैं उसको लिखना है। जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, यानी गुणांक कितना है, 1 है तो 1, x² का गुणांक यहाँ 3 है तो 3, इसका -1, इसका यहाँ पर तो भाई अपने आप में -3 है। ओके, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना रखे थे, 1 रखे थे, 1 को आपको यहाँ पर रख देना है। इतना तो कर सकते हैं। हर यहाँ पर ये जो पद है उसका कोएफिशिएंट लिखे हैं, और ये अचर पद तो उसी तरह हो ही गया है, लिखा ही गया है। जितना हम वैल्यू रखे थे और 0 मिला था वो चीज हम यहाँ पर लिखे हैं। कुछ नहीं करना है, पहला वाला पद जो है यहाँ पर उसी के उसी तरह उतर जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दोस्तों यहाँ पर इस एक को इस एक से गुना करना है, तो एक एकम कितना होगा, 1 होगा, और उसको यहाँ पर लिखना है। कोई दिक्कत है क्या? 3 और 1 4 को जोड़ देना है। अब जो भी यहाँ आया फिर इससे गुना करना है, 1 4 है 4 हुआ, और इस 4 को यहाँ पर लिखना है। 4 में से एक जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर इस एक को इसी से गुना करना है, तो 1 3 है 3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 0 आपको मिल ही जाएगा, यदि आप रखने पर 0 प्राप्त होता है तो इतना आया। अब यहाँ पर देखिए मामला हो गया सॉल्व, ठीक है। समझ में नहीं आया भाई, अरे भाई जो x इक्वल टू 1 रखे थे 0 आ गया था, उसी 1 को यहाँ रखे हैं, सबका कोएफिशिएंट लिखे हैं, ठीक है। ये पहला वाला ये जो संख्या है उसको उसी तरह उतार दिए हैं, फिर यहाँ पर गुना करके आगे लिखते जाते हैं, फिर यहाँ गुना करते हैं आगे लिखते हैं, फिर यहाँ गुना की आगे लिखे हैं, ठीक है, और फिर ऐड ये सब करते चले जाते हैं। ओके, बस यही तरीका है, और भी बताऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ जो ये 1 आया है ना, एक्चुअली ये x², यहाँ पर देखिए x माइनस 1 हो गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जो 1 है एक्चुअली x² का कोएफिशिएंट है। यहां पर ये जो आपको संख्याएं मिल रही है ना, ये समझिए कोएफिशिएंट है किसका, द्विघात समीकरण का। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 है, मतलब कि यहां पर कुल मिलाकर के 1x², चलिए लिख देते हैं 1x², प्लस में क्या होगा, यहाँ पर 4 है मतलब 4x, और यहाँ +3 है तो +3। अगर इसी चीज को इज्जत के साथ लिखना हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर x माइनस 1 और इस 1 को x² से गुना करेंगे तो x² ही होगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ दोस्तों, मामला थोड़ा अब जो है सिमट रहा है, मामला धीरे धीरे जो है सिमट रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिघात समीकरण के रूप में हमें दिख रहा था, अब क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण के टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये x माइनस 1 इधर ये गुना में रहेगा, क्या में रहेगा, गुना में रहेगा। अरे भाई जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे कि 24 जो है 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है, मतलब गुणांक है, ठीक है। तो इस 24 को क्या हम 2 गुने 12 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुने 12। तो यही जो 2 से डिवाइड हो रहा था, जैसे कि यहाँ x माइनस 1 से जो डिवाइड हो रहा था उसको यहाँ पर लिखे हैं, और कितना बार में डिवाइड होता है वो चीज यहाँ आ गया है कि नहीं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक ही बार में जो है ना फिर खिचड़ी हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक तो भाई शून्यक निकल चुका है कि 1 होगा, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो और जो 2 शून्यक हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक यानी कि 2 आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से एक सॉल्यूशन तो यहाँ से मिल ही गया है, चलिए तो उसको भी यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं। उसके बाद में द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताते चलेंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों क्या है, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए क्या है, x² प्लस में 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या कीजिए, ये x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा मामला, ठीक है। गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या फिर फार्मूला वाला लगा करके भी सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए हम गुणनखंड विधि के द्वारा ही इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² होगा,
है कि नहीं। अब इसको हमको ऐसा लिखना है कि गुना करने पर इतना आवे और जोड़ने घटाने पर इतना आवे, तो सिंपल सी फंडा है कि एक्स स्क्वायर, इस 4x को क्या करेंगे हम एक्स और प्लस में 3x लिख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और जब गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन पता है। यहाँ प्लस में 3 है इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन वगैरह लेंगे तो छोटा ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा, इसलिए करली ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। ओके, फिर यहाँ देखिए प्लस 3x है और प्लस 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3 लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोस्तों x माइनस 1 हुआ। ठीक है, करली ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कुल मिलाकर के कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 गया तो यहाँ बचेगा x और फिर वहाँ प्लस 3। ठीक है, करली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। करली ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के x माइनस 1 और फिर यहाँ x प्लस 1, ठीक है, और फिर x प्लस 3 आपको मिला। ठीक है, जब इस तरह से मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर 3 टर्म आपको प्राप्त हुए गुना के रूप में, एक x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 3, और बराबर में 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई यहाँ पर 0 होगा। अब जब कोई ना कोई 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर सब कुछ 0 के बराबर करना होगा। ठीक है, चलिए, तो या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको मिला। यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 1 है, बराबर हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिला आपको। x यहाँ प्लस 3 है, बराबर हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिला। तो 3 सॉल्यूशन मिले ना, चूंकि त्रिघात समीकरण था तो 3 सॉल्यूशन मिलना लाजमी बात है। ठीक है, x का मान 1, x का मान माइनस 1 और x का मान माइनस 3, यही सॉल्यूशन था। यही प्रक्रिया से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी यहाँ संख्या को, किसी भी सॉल्यूशन को आप यहाँ पर रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप रख करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ 1 आया है, 1 रख करके देखिए तो क्या होता है, यहाँ 1 रखेगा तो 1 होगा, और यहाँ 1 3 यानी 3 और 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 रखेगा तो माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, और इधर प्लस 4 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से आप इधर भी रख सकते हैं, 0 ही होगा। मतलब कि ये जो मेरा शून्यक है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, दैट इज राइट। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, ताकि आपको और भी चीजें समझ में आवे। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो है इन छोटी संख्याओं से प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 से कम आपको चेक करना है। ऐसे अगर आप प्लस 1 से यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि सारी चीजें प्लस में है, तो प्लस में चेक करना बेवकूफ़ी होगा। क्यों, क्योंकि वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे संख्या, यहाँ सारे टर्म सब प्लस में है। अब प्लस वाला अगर संख्या प्लस 1 या प्लस 2 प्लस 3 लेंगे, जैसे कहने का मतलब यहाँ 1 लेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और गुना की जगह यहाँ 4 ही होगा, यहाँ भी 9 होगा, प्लस में 6। भाई कभी 0 हो सकता, नहीं हो सकता। माइनस 1 लेके देखते हैं कि माइनस 1 लेने पर क्या होता है। अगर माइनस 1 लेंगे तो x का क्यूब करेंगे तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 लेते हैं, माइनस x का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 को गुना 4 से करेंगे तो 4 होगा। और यहाँ देखिए x है तो यहाँ माइनस 1 लेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस में 6। देखिए 0 हो रहा है, माइनस 1 और माइनस 9 हो गया माइनस 10, प्लस 4 और प्लस 6 प्लस 10। हाँ भाई 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है, जब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस 1 ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है यह एक सॉल्यूशन है। क्या बोले हम, ये जो x प्लस 1 है ना, यह एक सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, यह एक गुणनखंड है। किसका, इस समीकरण का, इस त्रिघात समीकरण का। चलिए मामला अब थोड़ा सॉल्व हो गया। क्या करेंगे, इसके गुणांक को हम लिखेंगे। जैसे एक्स क्यूब का गुणांक जो है 1 है, इसका यहाँ पर 4 है, इसका गुणांक यहाँ 9 है और इसका 6 है। फिर क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे करना है, और x का वैल्यू कितना लिए थे, माइनस 1 लिए थे, माइनस 1 करना है। ये वाला पहला का पहला उसी तरह उतर जाता है। अब यहाँ पर गुना करके आगे लिखना है। माइनस 1 को गुना 1 से करेंगे तो माइनस 1 होगा। 4 अब यहाँ जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ 4 है, माइनस 1 है तो यहाँ 3 ही बचेगा। फिर माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 3 होगा, यहाँ 9 है और माइनस 3 है तो यहाँ 6 होगा। सिंपल सी फंडा है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 1 को गुना 6 से करेंगे तो माइनस 6 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो 1 3 6 ये जब आया है, ये एक्चुअली यह द्विघात समीकरण के गुणांक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोस्तों x प्लस 1 तो भाई यहाँ पर एक गुणनखंड है ही। गुणनखंड कहने का मतलब कि इसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम
यहाँ पर ये जो तरीका हम अपना रहे हैं ना, ये वाला तरीका, ये जो है आप भाग विधि के द्वारा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल रहा हूँ, आप इस चीज को, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इसको भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। अभी चलिए हम बता देंगे, अभी चिंता नहीं करना है, ठीक है। वो भी आपको समझ लेना जरूरी है। x+1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्चुअली देखिए हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात समीकरण का क्या एक जनरल फॉर्मूला है। तो वही a के जगह पर 1, b के जगह पर 3 और c के जगह पर 6 एक्चुअली यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए, तो x² का गुणांक 1 है, मतलब x² ही होगा, प्लस में x का गुणांक यहाँ पर 3 है तो 3x हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिघात समीकरण था ना, वो धीरे धीरे अब द्विघात समीकरण में भी बदल रहा है, मतलब चीजें आसान होती जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों इस द्विघात समीकरण में जो हम बदले हैं इस तरीका से, आप चाहेंगे तो भाग विधि द्वारा भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, x³ है, प्लस में 4x² है, प्लस में 9x है, प्लस में 6 है। इसको यदि आप भाग लगा देंगे किससे, x+1 से, तो फिर मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो x+1 जो है ना, इसका चूंकि गुणनखंड है तो डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 होगा, ठीक है। और जो भागफल में मिलेगा वही एक्चुअल में ये वाला चीज यहाँ पर है। चलिए दोस्तों, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ x³ है, तो x³ लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर x और यहाँ x³ है, तो x² यहाँ रखेंगे, तो x² को गुना x से करेंगे तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। फिर x² को गुना हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा, x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4x² और -x², कुल मिलाकर के बचेगा 3x², और ऊपर वाला इसी तरह से यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3x² है, यहाँ पर क्या है, x है। हालांकि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या लें ताकि गुना करें और इतना ही आ जाए, शुरू वाला टर्म तो बराबर करना ही होगा आपको, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ 3x² को आप ये पहला टर्म, यानी ये जो भाग जिसको लगा रहे हैं उसका पहला टर्म को आप जिससे भाग लगा रहे हैं, ये हो गया जिसको भाग लगा रहे हैं उसका पहला टर्म, जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला टर्म क्या है, x है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा और यहाँ x का पावर 2, मतलब यहाँ पर 2x है तो ये कट जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के 3x बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3x सिंपली ले लीजिए, ये भी तरीका है, ठीक है। चलिए, अब इस 3x को गुना जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 3x को गुना 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x जाएगा, ओके। चलिए अब इसको घटाइए, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब ये वाला कट जाएगा और 9x में से 3x जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या चीज, 6x, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। 6 को गुना x से करेंगे तो 6x होगा, 6 को गुना 1 से करेंगे तो +6 होगा। अब यहाँ पर जब घटाइएगा तो यहाँ कट करके शेषफल 0 आया। तो यहाँ पर आया क्या चीज, ये देखिए, x² + 3x + 6, x² + 3x + 6, यही तो आया। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं भाग विधि द्वारा, या तो फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। यदि आप इस चीज को ज्यादा यूज करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट का मजा कुछ अलग है भाई, ठीक है। कंसेप्ट का मजा अलग है, ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे आप तो फिर 50 तरह का ट्रिक याद करना होगा, अगर भूलें तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से मजदूर को आप कहीं भी भेज दीजिए, कुआं का गहराई में भेज दीजिए, वहां भी काम कर लेगा, पहाड़ की ऊंचाई पर भेज दीजिए, चोटी पर भेज दीजिए, वहां भी काम कर लेगा, जहां भेज दीजिए, कितनो बड़ा जंजाल जगह हो वहां पर काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर हम लोग ट्रिक लगाते हैं, मशीन वगैरह का यूज करते हैं, तो भाई अब बहुत गहरा कुआं है तो उसके लिए हमें अलग मशीन लगाना होगा, और तालाब कटवाना है तो उसके लिए अलग मशीन चाहिए, या फिर और भी काम कराना है उसके लिए अलग, मतलब अलग अलग हम ट्रिक लगा करके काम कर रहे हैं, फंस जा रहे हैं। उससे अच्छा मजदूर से अगर काम कराया जाए तो कहीं भी आप कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा झोल झपेटा कुछ भी नहीं है, एकदम कंसेप्चुअल तरीका, कहीं भी लगाइए, ठीक है। लेकिन समस्या है कि थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन स्लो होगा, मजदूरों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो काम फास्ट नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में तो और भी इजी है कि भाई अपना माइंड आप फास्ट दौड़ाइए, कंसेप्ट वाला भी तरीका से आप बनाइएगा ना तो भी जल्दी बनेगा, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। और जितने भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, अधिकतर को मैंने देखा है कि कंसेप्ट के माध्यम से इतना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को कि कहना नहीं है। और कंसेप्ट आपको जीवन भर याद रहेगा, ट्रिक वो तो भाई चंद दिनों के लिए है, वो नौकरी लेने तक के लिए है। आपको हमेशा के लिए अगर रखना हो दिमाग में, किसी को भविष्य में बताना हो, अपने बच्चे को बताना हो भविष्य में, तो कंसेप्ट सीख लीजिए भाई, कंसेप्ट इज कंसेप्ट, ठीक है। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिल गई है, ठीक है,
एक x प्लस 1 मिला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मिला है। तो आप अब आगे तो कर ही लेंगे, यहाँ पर चूंकि x प्लस 1 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप जो भी गुणनखंड विधि से या फिर फार्मूला वाला विधि से, जिससे भी आप ये करना चाहें, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है ना, आप शून्य निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दूसरा नंबर कभी बता देते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि छोड़ दे, ठीक है, उसी तरह से चल जाए, हल्का सा बता ही देते हैं क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। 6x को आप किस तरह से बांटिएगा, ठीक है, यानी कि ये 2 तिया 6 है ना। तो मतलब बड़ी संख्या रहती तब दिक्कत होती, छोटी संख्या में तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ना है कि भाई जोड़ने घटाने पर इतना आवे, गुना करने पर 6x स्क्वायर आवे। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई गुणनखंड विधि से काम होने वाला नहीं, तो आप फार्मूला वाला विधि से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर गुणनखंड विधि से ये वाला टूट नहीं रहा है उस फॉर्म में, ताकि जोड़ने घटाने पर इतना आवे और गुना करने पर इतना आवे, तो आप फार्मूला वाला विधि से कर सकते हैं। फार्मूला वाला विधि में क्या था, चलिए इसको हम सिकुड़ा करके जो है इधर कोना में धकेल देते हैं इसको, ताकि ये जो जगह ये जो घेर रहा है, ठीक है, कम कर रहा है, वो थोड़ा सा मेरे लिए रिलायबल हो जाए। चलिए इसको इधर मैंने भेज दिया, ठीक है, इधर, ओके। चलिए अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, भाई क्या बताया है, ओहो पूरा खत्म हो गया था। चलिए एक फार्मूला आपको बताया था कि x इक्वल टू क्या चीज होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या चीज होता है, 2 ये होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी, इस द्विघात समीकरण में देखिए यहाँ पर प्लस 3 है, तो यहाँ पर b की जगह पर यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर होता है b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है दोस्तों 3 है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4ac, a की जगह पर कितना है यहाँ पर 1 है, और इंटू में कितना है c की जगह पर कितना है 6 है, डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 इंटू में a की जगह पर यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गुणांक, यहाँ इसका गुणांक a रहता है, इसका गुणांक b रहता है, और ये वाला जो अचर संख्या वो c रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 प्लस माइनस रूट अंडर जो है यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 6 चुके कितना हो जाएगा माइनस में 24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से अगर 24 घटाएंगे तो बचेगा -15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर -3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर अगर इसको आप -1, इस चीज को आप माइनस रूट अंडर -1 लिख ही देते हैं, रूट अंडर -1, ठीक है, और इनटू में रूट अंडर 15 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को जब आगे बढ़ाइएगा तो -3 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर जो -1 है इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई से दिखाते थे, यहाँ हो जाएगा आई, ठीक है, और रूट 15 हो जाएगा, रूट 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 सॉल्यूशन है, एक क्या है -3 प्लस में आयोटा, ये आई रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, और एक क्या है -3 माइनस में आयोटा रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ पर 2 ये वाला हुआ, ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन ये आपको मिला, ठीक है, और एक सॉल्यूशन तो आपका भाई x इक्वल टू -1 है ही, x इक्वल टू -1, ये जो -1 आया है, ठीक है, ये क्या एक तरह का सॉल्यूशन हुआ, तभी ना यहाँ पर रखने पर जो है वैल्यू 0 प्राप्त हो रहा है, और ये सब कुछ भी जब रखेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। ये आयोटा वाला अगर मामला अगर सही ढंग से समझना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें लंबा लगेगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। चलिए दोस्तों यहां तक हो गया, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब हम बार बार जो है सॉल्व करके नहीं बताएंगे, बस सिंपली मैं आपको जो है तरीका बता देता हूं, ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको जो है +-1 +-2 +-3 या +-4, ठीक है, मतलब 1 से शुरू करना है और 3-4 तक जाना है, उतना तक आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर काम होने वाला नहीं है 1 से। 2 से अगर -1 से अगर रखेंगे तो यहाँ -1 होगा, ठीक है, यहाँ +2 होगा, फिर यहाँ +9 होगा, -18 होगा, इससे भी काम होने वाला नहीं है, ठीक है, -1 से भी काम नहीं हुआ। -2 से अगर देखेंगे यहाँ दोस्तों 2 दूना 4 -8 हो जाएगा, ठीक है,
प्लस में यहाँ 2 दूना माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 दूना 8, प्लस में 8 होगा और -2 यहाँ प्लस 18 माइनस 18, हाँ ये हो जा रहा है। मतलब कि x का मान यदि हम -2 रखेंगे, ये धीरे धीरे कीजिएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। यानी x इज इक्वल टू यदि हम -2 रखते हैं, क्या बोले हम, x इज इक्वल टू यदि आप -2 रखेंगे तो फिर जो है ये वाला समीकरण 0 हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 जो है यह एक गुणनखंड है, किसका, इस द्विघात समीकरण का। ठीक है, चलिए खैर अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का जो गुणांक कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 है, ये यहाँ पर 2 है, ये -9 है और ये -18 है। ओके, उसके बाद ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और x इक्वल टू यहाँ -2 आया है, एज इट इज इसी तरह उतरेगा। अब -2 को गुना 1 से करेंगे तो -2 होगा, जब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा आपको। अब -2 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ -9 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 को अगर आप -9 से गुना करेंगे तो +18 होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये सब यहाँ पर ये वाला जो है a है, ये वाला b है और ये वाला c है। ठीक है, और आपको पता है कि ax² प्लस में bx प्लस में c जो है और इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, तो उसी रूप में हम रख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है, एक तो गुणनखंड ये है ही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ x² ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आता है। ठीक है, b का देखिए यहाँ पर कितना है, 0 है, मतलब x यहाँ कुल मिला करके जो है प्लस में यहाँ b की जगह पर 0 इंटू में x हो जाएगा। c की जगह पर यहाँ -9 है तो -9 इज इक्वल टू 0। इसी चीज को अगर इज्जत से लिखना है तो x प्लस 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x², इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, माइनस में 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये चीज आपको मिल गया, यहाँ पर x प्लस 2 है, ये द्विघात समीकरण मिल गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो है त्रिघात समीकरण का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, शून्यक निकाल लीजिएगा। क्लियर, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या है, यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा +-1 या +-2 या +-3 या +-4 +-5। ठीक है, लेकिन इधर तक आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि आप 1 रखेंगे तो शायद समय की बर्बादी है, मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि यह सब प्लस में 0 होने वाला है नहीं। -1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +21 हो जाएगा, यहाँ पर -119 हो जाएगा और प्लस में 99 हो जाएगा। तो 99 और 21 120, 120 में से घटाएंगे तो 119 यानी कुल मिलाकर के x इक्वल टू -1 में काम बन जा रहा है। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो काम बन जा रहा है। इसका मतलब x प्लस 1, ये -1 उधर चलेगा इतना, ये वाला जो है एक गुणनखंड है इसका। अब भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं द्विघात बहुपद को। ठीक है, या फिर आप चाहेंगे तो जो तरीका मैं बताया हूँ, ठीक है, जो कंसेप्चुअल तरीका, उससे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, फिर 21 है, फिर 119 है, फिर 99 है, इस तरह से है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। -1 है, ठीक है, इसको इसी तरह उतार देना है, गुना करेंगे तो -1 होगा, यहाँ पर कितना 20 हो जाएगा, फिर यहाँ गुना करेंगे तो -20 होगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 99 बचेगा, है कि नहीं, फिर यहाँ -99 हो जाएगा, ये 0 मिल गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो x प्लस 1 है, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा भाई, हो जाएगा x², ठीक है, प्लस 20x प्लस में 99 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको तो सॉल्व करने के लिए आप जानते ही हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से जो त्रिघात समीकरण का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये गुणनखंड हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं, उसके बाद ये इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो भाई इसको आप इससे गुना करके देख सकते हैं, यही वाला चीज आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यदि 24 जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 2 गुने हम 12 लिख दिए। अब जब 2 गुने 12 लिखें तो गुना करके 24 नहीं आएगा, आएगा। तो वही चीज बता रहा हूँ कि अगर इसको गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए खैर अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। दोस्तों यहाँ पर क्या है, x³ प्लस में 2x² माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो है शून्यक क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट। ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा, तीनों शून्यक लिखना है। ठीक है, हालांकि मैं 2 एग्जाम्पल में जो है, क्वेश्चन में जो है
मैंने आपको नहीं बताया, निकाल करके सुनिए टोटली, लेकिन आपको तो तरीका जिस तरह से मैंने आपको समझाया, अगर आप समझे होंगे तो शून्यक निकालना तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको तीनों शून्यक निकाल करके आपको कमेंट करना है, तब जानेंगे कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मेरी बातों को आपने समझा, यानी जो मेहनत किया मैंने उसका परिणाम मिल रहा है, किसी के भले के लिए काम हो रहा है, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो को फिर से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, और देखेंगे तो शायद बन जाएगा, ठीक है। बस ट्राई कीजिए, बनेगा पक्का, इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।